गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें अपन मोनोहाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड सिट्रिक अम्ल के बारे में बता रहे थे, जिसको बनाने के लिए अपन ने दो अभिक्रियाएं बताई थी। नंबर 1 ग्लिसरॉल से और नंबर 2 रिफॉर्मेटस की अभिक्रिया से। तो ग्लिसरॉल और रिफॉर्मेटस की अभिक्रिया के द्वारा सिट्रिक एसिड को बनाया जाता है। अब अपना जो अगला क्वेश्चन आता है कि सिट्रिक अम्ल की निम्न के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। तो सबसे पहले नंबर 1 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जो क्रिया करेगा वो कौन सा ग्रुप करेगा? OH ग्रुप करेगा। और जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है COOCOCH3। तो एसिटिल समूह के ऊपर तो प्लस चार्ज होता है और एसिटेट के ऊपर माइनस होता है। इसी प्रकार एल्कोहल में O के ऊपर माइनस और H के ऊपर प्लस। प्लस वाला किससे जुड़ जाता है? एसिटेट से जुड़ जाता है और एसिटिक अम्ल बाहर निकल जाता है। और O से कौन जुड़ जाता है? COCH3 समूह जुड़ जाता है। ये रहा COCH3 समूह। तो क्या बन जाएगा? ये सिट्रिक एसिड है तो ये बन जाएगा सिट्रिक एसिटेट, सिट्रिक एसिटेट, सिट्रिक मोनो एसिटेट, क्योंकि एक समूह जुड़ा हुआ है, मोनो एसिटेट। दूसरा है सांद्र H2SO4 के साथ में। तो सांद्र H2SO4 निर्जलीकरण का कार्य करता है, अर्थात ये निर्जली कारक होता है, इसलिए ये निर्जलीकरण की अभिक्रिया करता है। और इसकी अभिक्रिया जैसे एल्डोल में हुई या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हुई, ठीक उसी प्रकार से होगी कि अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और बीटा पोजीशन से OH समूह निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा और एकोनिटिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एकोनिटिक अम्ल बन जाएगा। अब इधर देखो, एकोनिटिक तीसरा होता है सदुम H2SO4। तो एक होता है सांद्र H2SO4 या साधारण H2SO4 और एक होता है सदुम H2SO4। दोनों में अंतर ये है कि सदुम के अंदर SO3 गैस घुली हुई रहती है। तो जिसमें भी कोई गैस घुली रहती है तो उसके नाम से पहले सदुम शब्द का उपयोग कर देते हैं। तो H2SO4 प्लस SO3 गैस, तो इसका मतलब हो जाता है सदुम H2SO4। यदि इसके स्थान पर सदुम HNO3 होता तो उसका मतलब होता है HNO3 प्लस NO2 गैस, अर्थात जिसमें गैस घुली रहती है उसके नाम से पहले सदुम लगाते हैं। तो देखो सदुम H2SO4 में जो C अभिक्रिया कौन करता है? COH COOH समूह क्रिया करता है। इसमें से क्या बाहर निकल जाता है? H2 और CO बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है? कीटोन। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। तो एक H हटकर यहाँ COOH लगा, यहाँ पर भी एक H हटकर COOH लगा, इसलिए इसका नाम हो गया एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा होता है HI के साथ। तो HI क्या करता है कि जो CHOS समूह होता है उसको CH2 में परिवर्तित कर देता है। यह COS समूह होता है उसको मतलब एल्केन में परिवर्तित कर देता है, अर्थात अपचयन कर देता है, वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो यहाँ COS समूह हटेगा और क्या जुड़ गया? यहाँ पर हाइड्रोजन। क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन। तो इसका अपचयन हो गया। तो अपन ने सिर्फ ये याद रखना, कोई सी भी अभिक्रिया हो HI में COH को किस में चेंज करना है? CH में, या CH2 में चेंज करना है। हाइड्रोजन उसी हिसाब से बैलेंस करनी है कि कार्बन की संयोजकता सिर्फ 4 ही होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये अपनी हो गई HI के साथ। अगला क्वेश्चन आता है कि सिट्रिक अम्ल पर ऊष्मा के प्रभाव को बताइए। हाँ, तो अब देखो अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि सिट्रिक अम्ल पर ऊष्मा के प्रभाव को बताइए। ऊष्मा या ताप का प्रभाव। तो ऊष्मा या ताप का प्रभाव किस पर? सिट्रिक अम्ल पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल पर ऊष्मा या ताप का प्रभाव। तो देखो ये रहा सिट्रिक अम्ल का सूत्र CH2 COH COOH CH2 COOH। मैंने CH2 को ऐसे लिख दिया और OH को मैंने इधर लगा दिया। तो सबसे पहले याद रखना, अगर वो सवाल में आ जाए कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करो, तो सबसे पहले 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है? अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से कौन? OH। बीटा कार्बन से OH H2O के रूप में बाहर निकलते और एकोनिटिक एसिड बनाते। जैसा कि अपन ने सिट्रिक एसिड की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराई थी, उसमें भी एकोनिटिक एसिड बनता है, क्योंकि सांद्र H2SO4 भी निर्जलीकारक होता है।
अब बात आती है 150 से यदि ऊपर गर्म किया जाए तो 150 से यदि और ऊपर गर्म किया जाए तो गर्म करने पर CO2 ऊपर से भी निकल सकती है और CO2 नीचे से भी निकल सकती है। ऊपर से निकलती है तो इटाकोनिक एसिड बनता है और नीचे से निकलती है तो सिट्राकोनिक एसिड बनता है। और जब दो COOH समूह पास होते हैं तो उनको गर्म करने पर CO2 बाहर निकल जाती है। जैसे अपन ने मेलेइक अम्ल के अंदर बताया था कि मेलेइक अम्ल को गर्म करने पर मेलेइक एनहाइड्राइड बन जाता है, लेकिन फ्यूमेरिक अम्ल को गर्म करने पर फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड नहीं बनता, क्योंकि मेलेइक अम्ल को गर्म करने पर उसमें दोनों मेलेइक अम्ल समपक्ष रूप होता है जिसमें दोनों COOH समूह पास होते हैं, अर्थात एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए निर्जलीकरण की क्रिया आसानी से हो जाती है। तो यहाँ देखो ये गर्म करने पर एनहाइड्राइड बन जाएगा, इसका नाम है इटाकोनिक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा इटाकोनिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड इटाकोनिक एनहाइड्राइड। दूसरा इसका नाम है सिटाकोनिक अम्ल, यहाँ से भी H2O बाहर निकल जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा सिट्राकोनिक एनहाइड्राइड। सिट्राकोनिक अम्ल को मीसाकोनिक अम्ल भी कहते हैं, मीसाकोनिक अम्ल, इसलिए इसका नाम मीसाकोनिक एनहाइड्राइड भी लिख सकते हैं, मीसाकोनिक एनहाइड्राइड। अगली और देखो 150 से ऊपर गर्म करने पर सिट्रिक एसिड से देखो इधर SCOOH बाहर निकल जाएगा, ये रहा H और ये रहा COOH, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो अपन ने जैसे यहाँ CH2 लिख दिया तो क्या बाहर निकल जाएगा, एक तो COOH ये रहा और एक H ये रहा, SCOOH बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान रखना एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल सिट्रिक अम्ल की सदुम H2SO4 से अभिक्रिया कराने पर भी एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनता है। अब इसको और देखो गर्म करेंगे तो गर्म करने से ऊपर से CO2 निकाल दो, चाहे नीचे से पहले निकाल दो, कैसे भी निकाल दो, एक ही बनेगा। पहले एसीटोन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर गर्म करने पर ये CO2 बाहर निकल जाएगी और लास्ट में क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। तो ये रहा सिट्रिक अम्ल की सभी अभिक्रिया, इन सारे प्रोडक्टों को अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो इधर अब आता है अपना सक्सेनिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल। सक्सेनिक अम्ल ये एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जिसका सूत्र CH2COOH होता है। तो देखो क्वेश्चन आता है नंबर 1 की एसीटो एसिटिक एस्टर, एसीटो एसिटिक एस्टर, एसीटो एसिटिक एस्टर का सूत्र होता है CH3CO CH2 COOC2H5, ये एसीटो एसिटिक एस्टर का सूत्र होता है, ठीक है, AAE एसीटो एसिटिक एस्टर, इसे AAE शॉर्ट में लिखा जाता है, एसीटो एसिटिक एस्टर। तो ये क्वेश्चन यदि ऐसे भी आ जाए कि एसीटो एसिटिक एस्टर से सक्सेनिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, तो देखिए भैया एसीटो एसिटिक एस्टर की अभिक्रिया अपन किससे कराएंगे, पहले सोडियम और एथेनॉल से, C2H5OH, सोडियम प्लस एथेनॉल। तो सोडियम प्लस एथेनॉल से यदि अपन इसकी अभिक्रिया कराते हैं C2H5OH और Na के साथ, तो ये वाला कार्बन अपन क्या मान लेते भैया, एल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना मैं इसके दो अणु ले रहा हूँ, तो यहाँ से देखो बेटा ये जो CH2 है मैं इसको यूँ लिख दूँ, तो यहाँ से एक एल्फा हाइड्रोजन हटेगा और कौन जुड़ जाएगा, Na। तो यहाँ देखो CH3CO CH यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, Na, इसके ऊपर माइनस होता है और Na के ऊपर प्लस होता है, COOC2H5, ठीक है। ये CO को भी मैं ऐसे मिलाकर लिख देता हूँ CH3CO, इसके दो अणु में लेंगे, ठीक है। तो 2, अब बात आती है देखो इसका सोडियम लवण बन जाएगा, सोडियम लवण बन जाएगा तो सोडियम लवण के बाद में इसकी अभिक्रिया अपन किससे करा देंगे,
I2 से कराएंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा, 2NaI बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, 2NaI बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या बना, CH3COCH COOC2H5। अब यहाँ से दो अणु है तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ से जुड़ जाएगा, यहीं से CHCOOC2H5 और CH3CO। अब इसका क्या करा देंगे अपन, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, अम्लीय जल अपघटन करा देंगे। और अपन जानते हैं कि अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो ये कौन है, एस्टर, ये कौन है, एस्टर। एस्टर वाला जो समूह है वो किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये वाले बॉन्ड यहाँ से टूट जाएंगे, तो ये देखो इधर, तो क्या बचेगा अपने पास, CH है तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH2, और यहाँ CH है तो ये भी क्या बन जाएगा, CH2। ये एस्टर समूह किस में चेंज हो जाएगा, COOH में, और ये भी किस में चेंज हो जाएगा, COOH में, ठीक है। तो ये अपन को क्या प्राप्त हो गया, सक्सिनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, ठीक है। अब देखो इधर ये क्या बचा, CH3COOH और CH3COOH बाहर निकल जाएगा। जो बाहर निकलता है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो यहाँ पर अपन यदि देखो इधर एक बार फिर देख लो, जैसे अपन इसका जल अपघटन यूँ कराए तो देखो ये वाला बॉन्ड ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, और इसमें H जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH2। इसी प्रकार यहाँ जल अपघटन कराएंगे तो ये OH और ये H, तो ये वाला बॉन्ड CH3COOH। तो एसिटिक अम्ल के कितने अणु बाहर निकल गए, 2। इसी प्रकार जल अपघटन यहाँ होता है तो HOH, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, COOH और C2H5OH। तो ये अपन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप लिखना चाहो तो आप अलग से लिख सकते हो कि भाई क्या क्या बाहर निकलेगा, कि 2 अणु तो CH3COOH के बाहर निकल जाएंगे और 2 ही अणु C2H5OH के बाहर निकल जाएंगे और प्राप्त होगा अपन को सक्सिनिक एसिड। तो ये है अपना एसिटो एसिटिक एस्टर से, तो एसिटो एसिटिक एस्टर से सक्सिनिक एसिड। अब दूसरी अभिक्रिया है क्रम ब्राउन और बाकर, क्रम ब्राउन और बाकर की विद्युत विधि, विद्युत विश्लेषण या विद्युत अपघटन विधि। ये देखो विद्युत विश्लेषण जो विधि है इसकी, वो कोल्बे अभिक्रिया की तरह है। कोल्बे विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कोल्बे विद्युत अपघटन की तरह है जिसमें अपन को एल्केन प्राप्त होते थे। तो यहाँ देखो ये सूत्र होता है CH2 COOH और ये होता है COOH। ये मेलोनिक एसिड का सूत्र है। किसका सूत्र है, मेलोनिक। अगर मैं यहाँ पर C2H5 एल्किल समूह जोड़ दूंगा, यहाँ पर भी मैं H की जगह C2H5 एल्किल समूह जोड़ दूंगा तो इसका नाम होगा मेलोनिक एस्टर। क्या होगा, मेलोनिक एस्टर। और यदि मैं C2H5 को हटाकर यहाँ सोडियम जोड़ दूंगा या फिर पोटेशियम जोड़ दूंगा तो इसका नाम होगा पोटेशियम मेलोनिक एस्टर, ठीक है। तो देखो इधर इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, फिर C2H5 का लिख लो एथिल मेलोनेट। तो इसमें देखो पोटेशियम एथिल मेलोनेट लिया जाता है, ठीक है। इसका देखो इसके 2 अणु ले लेंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे इसका, ठीक है। विद्युत धारा या विद्युत अपघटन, विद्युत धारा या विद्युत अपघटन करते हैं तो देखो जब ये आयनित हो जाएगा किसके अंदर, 2 अणु CH2 COO- और COOC2H5 प्लस पोटेशियम आयन, प्लस पोटेशियम आयन। अब इसके अंदर एक तो बन गया ऋण आयन और एक बन गया धन आयन। एनोड के ऊपर होता है प्लस और कैथोड के ऊपर होता है माइनस। तो ये जो ऋण आयन बना है वो जाएगा धन की तरफ और धन वाला जाएगा माइनस की तरफ। इसका मतलब ये क्या जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। एनोड किसे कहते हैं, एनोड उसे कहते हैं जहां ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, और ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। जैसे पोटेशियम आयन यदि 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और यदि वो लेता है तो अपचयन होता है।
तो ये जाएगा एनोड की साइड। कहाँ जाएगा भैया? ये एनोड पर जाएगा और एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो देखो माइनस के 2 है तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और बनाएगा 2CH2COO। इस पर बिंदी आ जाएगी, बिंदी का मतलब इलेक्ट्रॉन, COOC2H5। और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और ये क्या बना लिया, रेडिकल। ये सारी अभिक्रियाएं कहाँ चल रही है, एनोड पर। अब क्या होगा कि ये है, ये CO2 बाहर निकल जाएगी। ये 2CO2 2 अणु चल रहे हैं तो 2CO2 बाहर निकल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2CH2COOC2H5। ये क्या बन गया, रेडिकल बन गया, मुक्त मूलक बन गया। अब इसके कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। अब इसका क्या करा देंगे अपन, जल अपघटन करा देंगे। तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इसका, जल अपघटन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये दोनों रेडिकल आपस में से एक इलेक्ट्रॉन, इसके 2 अणु है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे अणु का आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर क्या बना लेंगे, ये सिंगल बॉन्ड। कहने का मतलब मैं इधर लिख देता हूँ CH2COOC2H5, CH2COOC2H5। ये इसका मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, ये 2, एक इलेक्ट्रॉन इस पर और एक इलेक्ट्रॉन इस पर। जब 2 रेडिकल पास पास हो, एक एक इलेक्ट्रॉन हो, तो वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और वो सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बंध बना लेंगे। अब अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो अपन जानते हैं कि जब जल अपघटन होता है तो ये जो एस्टर समूह है वो किस में चेंज हो जाता है, COOH में चेंज हो जाता है। तो इसी प्रकार इसको अपन भैया इसमें चेंज कर देंगे, COOH और ये COOH। ये बन गया अपना सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड जो प्राप्त होगा वो कहाँ पर प्राप्त होगा, एनोड पर प्राप्त होगा। और ये धन आयन है, ये कहाँ जाएगा भैया, ये कैथोड पर जाएगा। कैथोड किसे कहते हैं, कैथोड उसे कहते हैं जहाँ पर अपचयन की अभिक्रिया होती है, और अपचयन उसे कहते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो ये पोटेशियम आयन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं तो लेगा कौन, ये लेगा, और ये पोटेशियम धातु के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर ये पोटेशियम धातु जो जल अपघटन होगा 2HOH, जल अपघटन होगा तो इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस, तो क्या बन जाएगा 2KOH प्लस हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अम्लीय जल अपघटन इसलिए कराए, इसमें थोड़ा अम्ल इसलिए डाला जाता है जो क्षार बनता है वो क्षार अम्ल से क्रिया करके कैसा हो जाए, उदासीन हो जाए। तो सेम ये अभिक्रिया कोलवे विद्युत अपघटन की तरह है। ठीक है, तो कोलवे विद्युत अपघटन में उच्चतर एल्केन बनते हैं और यहाँ पर देखो उच्चतर ही मान लो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हो। तो दोनों विधियाँ एक जैसी है, इम्पोर्टेंट है। ये एसिटो एसिटिक एस्टर से, ये एथिल पोटेशियम एथिल मेलोनेट। हाँ देखो इधर अगला क्वेश्चन आता है बिलांक का नियम। बिलांक का नियम, इसमें देखो बिलांक के नियम में ये जो बिलांक का नियम है वो डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों पर ताप के प्रभाव की व्याख्या करता है। ठीक है, अब ये ऐसे कहता है कि यदि 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है या 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है और उसे यदि गर्म किया जाए तो एनहाइड्राइड बनाएंगे चक्रीय, और यदि 1,6 या 1,7 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है उन्हें गर्म किया जाए तो वो चक्रीय कीटोन बनाते हैं। जैसे अब इधर देखो, जैसे अपन ने ले लिया CH2COOH, CH2COOH, ये 1 2 3 4, ये 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन सा है ये, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यदि इसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और H2O बाहर निकल जाएगा तो CH2CO CH2CO, और ये बन जाएगा, ये सक्सिनिक अम्ल है तो ये बन जाएगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। दूसरा देखो ये 1,4 है, अब अपन एक और ले लेते हैं CH2COOH, और ये COOH। ये अपन ने
ये ले लिया 1,5, ये कौन सा है 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे अपन गिलूटेरिक अम्ल कहते हैं, गिलूटेरिक अम्ल। ये 1,5 है, CH2 ये 4 हो गए, और ये COOH और ये COOH, ये एडिपिक अम्ल है, एडिपिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट है, एडिपिक अम्ल वाला पूछता है। ये 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये अपन ने ले लिया भैया CH2 COOH और ये CH2 COOH। 1 2 3 4 5 6 7, ये 17 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसे अपन पिमेलिक अम्ल कहते हैं, पिमेलिक अम्ल। तो इधर देखो भैया, ये 1,4 है, एक अपन ने 1,5 ले लिया, ये 1,5 है, ये 1,6 है और ये 1,7 है। तो अगर अपन 1,4 और 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को यदि गर्म करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो क्या होगा, ये H2O बाहर निकल जाएगा और एक चक्रीय एनहाइड्राइड प्राप्त होगा। ये देखो CH2CO और ये O, इसका नाम गिलूटेरिक अम्ल है, तो इसका नाम गिलूटेरिक लिखो, गिलूटेरिक एनहाइड्राइड कर दो, गिलूटेरिक एनहाइड्राइड। तो अपन ने इस दोनों के अंदर देखा कि यहाँ दोनों में एनहाइड्राइड बन रहा है। लेकिन अगर अपन अब 1,6 और 1,7 की यदि अपन बात करें, तो यहाँ देखो, एक तो बाहर निकल जाएगा CO2 और एक बाहर निकल जाएगा H2O। इसी प्रकार यहाँ बाहर निकल जाएगा CO2 और यहाँ बाहर निकल जाएगा H2O। ये लो, तो देखो इधर यदि ऐसा होता है तो क्या बनता है, CH2 और ये CH2, यहाँ क्या बचा CO, तो ये लो CO को ऐसे लिख दो, चाहे डबल बॉन्ड लगा के लियो, चक्रीय कीटोन बना। कितने कार्बन है 5, तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेनॉन। अगर CH2 होता तो इसका नाम होता पेंटेन, अनुलग्न औत होता है इसलिए पेंटेनॉन। तो ये चक्रीय कीटोन बना, चक्रीय कीटोन। अब यदि अपन यहाँ करेंगे तो यहाँ देखो CH2 CO 1 2 3 4 5 और ये 6, ये लो, ये साइक्लोहेक्सेनॉन बना। क्या बाहर निकल गया, CO2 बाहर निकल गया और H2O बाहर निकल गया। इसमें भी क्या बाहर निकल गया, CO2 और H2O। 6 कार्बन था, एक कार्बन की कमी हो गई, 5 कार्बन रह गए। 7 थे, एक कार्बन की कमी हो गई, 6 कार्बन रह गए। ठीक है, तो यहाँ बना अपन को एडिपिक अम्ल से साइक्लोपेंटेनॉन और यहाँ बना साइक्लोहेक्सेनॉन। अपन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं है 5 कार्बन हैं तो अपन ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये भी साइक्लोहेक्सेनॉन है, ये साइक्लोपेंटेनॉन है। ये अपना बिलांग का नियम हो जाता है।